हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड आज का थीम है हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, कि बहुत सारी रिपोर्ट्स इनके द्वारा निकाली जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स इनके द्वारा यहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ड्रिल वही रहेगी, आप हर एक क्वेश्चन देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, अपने पास उसका आंसर लिखेंगे, और जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जो भी आपका स्कोर रहेगा वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले आप सभी को पता ही है, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया गया है प्रीमिक्स को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें आपको कंपाइलेशंस यहां पर दी जाती हैं, डेली पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्विजेस भी यहां पर कंडक्ट किए जाते हैं। तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट का इनिशिएटिव है, डेफिनेटली इस इनिशिएटिव को यहां पर ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं कि भाई जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे टेस्ट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पर हाईलाइट होती है कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लगाना भी उतना जरूरी है, कि जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जा रहा है सब्जेक्ट वाइज आप उनके टेस्ट लगाइए, एंड टुवर्ड्स द एंड जब आपका प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है आप पूरे एफएलटीज यहां पर अटेम्प्ट कीजिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए परख टेस्ट सीरीज यहां पर लॉन्च की गई है 2024 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए, जिसकी सभी डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए इस टेस्ट सीरीज में एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अगेन वही नेचर है क्वेश्चन का कि कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है। सेकंड में कह रहे हैं जो इंडिया की पोजीशन है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में वो यहां पर इंप्रूव होती हुई देखने को मिली है 2023 के कंटेक्स्ट में अगर हम कहें। एंड थर्ड में कह रहे हैं कि आइसलैंड ने यहां पर टॉप पोजीशन हासिल किया है बाय अचीविंग फुल जेंडर पैरिटी। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट रखी जाती है, काफी जगह आप इसे कोट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिलीज की गई है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एंड कहीं ना कहीं इंडिया की पोजीशन भी यहां पर इंप्रूव होती हुई देखने को मिली है। बट क्या थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है? भैया पार्शियली करेक्ट है, बट ओवरऑल देखें तो इनकरेक्ट भी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आइसलैंड ने तो डेफिनेटली यहां पर टॉप पोजीशन हासिल किया है, बट फुल जेंडर पैरिटी अचीव नहीं किया है। किसी भी देश ने एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट अभी तक कंप्लीट जेंडर पैरिटी अचीव नहीं किया है। जेंडर पैरिटी क्या है कि भैया जब हम कहते हैं ना कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके 2 जेंडर्स के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है किसी प्रकार का, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उस केस में हम कहते हैं जेंडर पैरिटी या तो 100% है, या फिर अगर हम रेशियो कंटेक्स्ट में बात करें तो 1 वहां पर देखने को मिलती है। बट अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने 100% इसे अचीव किया हो। तो अभी भी सभी के लिए यहां पर स्कोप है इंप्रूवमेंट का, कि वो खुद को यहां इंप्रूव कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें आइसलैंड के बारे में, तो भैया मात्र अकेला एक ऐसा देश है जिसका स्कोर 90% से अबव है। ठीक है, तो उस हिसाब से सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हुई, जिसके चलते बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज की गई, इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट पीसेस जैसे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, बेंचमार्क करते हैं जेंडर पैरिटी अक्रॉस 146 कंट्रीज में, कि देखने की कोशिश की जाती है कि किस प्रकार का जेंडर गैप देखने को वहां पर मिल रहा है। एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल लेवल पे अगर हम उसे देखना, नहीं, सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, हर एक पैरामीटर पे उसे असेस करने की यहां पर कोशिश की जाती है। उसी के हिसाब से अगर इंडिया के रैंक के बारे में बात करें तो जी हां, थोड़ी इंप्रूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिली है, एंड अभी भी 127th प्लेस पर है। तो देख लीजिए अभी आप कितना स्कोप है यहां पर इंडिया के पास इंप्रूव करने का। ठीक है, तो ये बेसिक्स डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल हैं। डेफिनेटली जब पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो जाए तो इन नोट्स को, इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईएमएफ की फाइनेंसिंग से रिलेटेड यहां पर सवाल पूछा गया है। 4 ऑप्शंस यहां पर आपको दी गई हैं। कहा जा रहा है कि आईएमएफ द्वारा नॉन कंसेशनल लेंडिंग के लिए इन 4 में से कौन से टूल्स यहां पर यूज किए जाते हैं। उसी के चलते 4 कोड्स यहां पर आपको दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, सेकंड में फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, थर्ड स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, एंड फोर्थ बीइंग द रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सोचिए थोड़ा, अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो डेफिनेटली यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए यहां पर जो नॉन कंसेशनल लेंडिंग है उसका मतलब क्या रहता है, पहले तो यह पता होना जरूरी है कि नॉन कंसेशनल लेंडिंग के माध्यम से हम ये कहते हैं कि यहां पर कोई एक्स्ट्रा कोई इस प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा।
ठीक है, कैसे कि जो आपका मार्केट रेट रहेगा ना उसी के हिसाब से लेंडिंग यहां पर की जाएगी। देखिए जब भी उधार दिया जाता है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट तो वहां पर चार्ज किया ही जाता है। तो नॉन कंसेशनल लेंडिंग में क्या कहते हैं कि कोई कंसेशन यहां पर नहीं दिया जा रहा, कोई आपको इंटरेस्ट रेट में छूट नहीं दी जा रही, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसी के हिसाब से यहां पर लेंडिंग की जा रही है। वहीं जो कंसेशनल लेंडिंग रहती है, जी हाँ, कंसेशन यहां पर दिया जा रहा है। तो आईएमएफ की लेंडिंग पर्पसेस में, आईएमएफ की जो फाइनेंसिंग पर्पसेस हैं उसमें कंसेशनल लेंडिंग के केस में 0% इंटरेस्ट रेट वहां पर चार्ज किया जाता है। बट ये जो कंसेशनल लेंडिंग है ये किसके लिए अवेलेबल है? जो आपकी पुअर कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड जो इकोनॉमीज हैं, उनके लिए यहां पर रखा गया है टूल। तो उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो आपकी फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है एंड जो आपका यहां पर रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ यही दो ऑप्शंस हैं जो कि आपकी नॉन कंसेशनल लेंडिंग में यहां पर आती हैं, जिसके आधार पर यहां हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी ये आपका कंसेशनल लेंडिंग का पोर्शन है। ठीक है जी, वहीं अगर मैं बात करूं स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी तो ये भी आपका कंसेशनल का है। ये दोनों के दोनों आपके नॉन कंसेशनल लेंडिंग प्रोग्राम्स को बिलोंग करते हैं। तो वही बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दी गई है कि आईएमएफ दो तरीके की लेंडिंग यहां पर करता है, नॉन कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल्सो जो आपके कंसेशनल यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि किसे लो इनकम कंट्रीज को। ठीक है, तो जो आपके कंसेशनल लोन्स हैं उनमें कोई इंटरेस्ट यहां पर नहीं रखा जाता। ठीक है, तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। कौन कौन से टूल्स हैं चारों कैटेगरीज में, तो यहां देखिए यहां आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि स्टैंड बाय आपने शायद कहीं पढ़ा हो, तो स्टैंड बाय जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो कंसेशनल लेंडिंग में है एंड सेम उसी नेचर की जो नॉन कंसेशनल लेंडिंग है जो कि बाकी आपकी जो ऐसे कहते हैं हम डेवलपिंग इकोनॉमीज को या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज को यहां पर जरूरत पड़ती है, तो वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट यहां पर यूज करते हैं। तो इंडिया ने भी स्टैंड बाय अरेंजमेंट यहां पर यूज किया था। वहीं एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी सेम उसकी तरह से उसका एक मुंह बोला भाई, यहां पर नॉन कंसेशनल में भी है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, वहीं रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एक तरीके से आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि जी हाँ, कंसेशनल लेंडिंग में मोस्टली क्रेडिट वाली टर्म यहां पर यूज हुई है, बट एक ही एक्सेप्शन है, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको यहां पर कैसे आप याद कर सकते हैं। वहीं जो आपके नॉन कंसेशनल है सिर्फ उसमें एक फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है जो कि यहां पर यूज की जाती है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे लेक्चर्स यहां पर अटेंड किए तो डेफिनेटली हमने सारी की सारी टर्म्स, सारी के सारे पैरामीटर्स यहां पर डिस्कस किए हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस करूंगा जाके जरूर इस चीज को कवर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट अगेन इंपॉर्टेंट रहती है इस तरीके की रिपोर्ट्स। डायरेक्टली सिंपल सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसके द्वारा यह रिपोर्ट यहां पर रिलीज की गई है। चार ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की देन, जो कि रिसेंटली यहां पर रिलीज की गई थी, जिसके हिसाब से इन्होंने कुछ ना कुछ यहां पर पैरामीटर्स, कुछ हाइलाइट्स देने की कोशिश की थी कि करंट कंटेक्स्ट में किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस देखने को मिल रहा है हमें ओवरऑल वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली इन्होंने क्या बोला कि कहीं ना कहीं जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन थी, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ते हुए थे, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है लेबर मार्केट्स में, और स्पेशली जो पुअरेस्ट इकोनॉमीज है, जो गरीब इकोनॉमीज है, लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज है, कि वहां पर बढ़ती हुई महंगाई और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट फेस भी की है। बट वहीं अगर हम बात करें कि जब भी इस प्रकार के इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की जाती है, एग्रेसिव फॉलो की जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं, तो बहुत ही कम स्पेस यहां पर बचता है सरकार के पास कि उस प्रकार के प्रो लेबर स्टेप्स यहां पर ले सके, कि नए प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू कर सके जो कि लेबर ओरिएंटेड हैं, जो लेबर को ऑब्जॉर्व कर सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पर प्रोवाइड कर सके। बट कहीं ना कहीं ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 2023 में जो प्री पेंडेमिक लेवल से उस पर हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने यहां पर अपना रोजगार खो दिया था। कारण वही है, रिस्ट्रिक्शंस लगी, बहुत सारी कंपनीज यहां पर बंद पड़ गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर बंद पड़ गए, जिसकी वजह से लोगों का जो डेली वेज अर्निंग थी वो यहां पर रुक गया। ठीक है, तो ये बेसिक से हाइलाइट्स यहां पर दी गई थी। हालांकि आपके मेंस पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जी हां, ये चीजें इस रिपोर्ट में हाईलाइट की गई हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी प्रेजेंट हैं, ऐसे नहीं हम बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। कोविड-19 का इंपैक्ट तो पड़ा ही पड़ा, बट रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से भी जो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट था वो सभी जगह देखने को मिला। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी यहां पर आपको मेंशन की गई है। डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस रिपोर्ट से रिलेटेड यदि आपके पास कोई करंट अफेयर की कंपाइलेशन है जरूर उसको कवर कर लीजिएगा, मेंस में आप इसके पॉइंट्स यहां पर यूज
डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर यहां पर बढ़ते हैं। WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म दी गई हैं 3 स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। बहुत सिंपल सी चीज पूछी गई है, बहुत बार शायद आपने इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को रिपीट होते हुए भी देखा होगा, तो शायद इजीली आप इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि किसी भी डिस्प्यूट के लिए जो ऑर्डर रहेगा WTO की एपेलेट बॉडी का, वो बाइंडिंग रहेगा ऑन द पार्टीज। सेकंड में कह रहे हैं जो जजमेंट है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की, इट मे बी चैलेंज्ड बाय द पार्टीज एट द एपेलेट बॉडी ऑफ WTO। चलो थर्ड में कह रहे हैं जो मेंबर स्टेट है वो अपनी मेंबरशिप यहां पर लूज कर सकते हैं यदि वो WTO के जो एपेलेट बॉडी है उनके ऑर्डर्स को फॉलो ना करें। तो थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों के तीनों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आप यहां पर मार्क कर सकते हैं। तो देखिए WTO का काम क्या है, ठीक है, दुनिया भर में जो ट्रेड चल रहा है उससे रिलेटेड एक रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर सेट कर रहे हैं, ठीक है, एक अम्ब्रेला की तरह यहां पर काम कर रहे हैं, सभी को छत्र छाया देने की कोशिश की जा रही है। सभी मेंबर नेशंस इन WTO के रूल्स और एग्रीमेंट्स को यहां पर फॉलो करते हैं, ठीक है। बट बहुत बार हमने देखा है नेशंस के बीच में आपस में कुछ ना कुछ अनबन यहां पर हो जाती है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। जैसे रिसेंटली बात करें, यूरोपियन यूनियन, ताइवान, जापान, इन तीनों ने जाके 2019 में इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट की थी कि जनाब देखिए इंडिया यहां पर IT हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता है या ऐसे प्रोडक्ट्स यहां पर इंपोर्ट करता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज चार्ज करता है, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द WTO एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। चलिए ठीक है, इसके बिहाफ पे यहां पर क्या हुआ कि WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी उन्होंने डिसीजन सुना लिया कि नहीं भाई इंडिया यहां पर आप गलत कर रहे हैं, आपको इस तरीके की ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज चार्ज नहीं करना, आपको अपना ट्रेड यहां पर थोड़ा फ्री नेचर का रखना है, लिबरल नेचर का यहां पर रखना है। अब कहानी क्या हुई, अब उसको समझिए कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है पहले पार्टीज के बीच में एक कोशिश की जाती है कि भाई आप अपने एंड पर इस डिस्प्यूट को यहां पर रिजॉल्व कर लीजिए, कि अपना मल्टीलेटरल या बाइलेटरल जो भी आप टॉक्स यहां पर करना चाहते हैं उसके चलते आप इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं होता तो डिस्प्यूट जाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास, जो कि बेसिकली क्या है, जनरल काउंसिल की ही एक तरीके का दूसरा रूप है यहां पर, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने जो भी निर्णय सुनाएगा, अगर वो पार्टीज को मानती हैं पार्टीज उस पर्टिकुलर निर्णय को तो ठीक है, नहीं तो उसे चैलेंज कर सकते हैं कहां पर, एपेलेट बॉडी ऑफ द WTO, ठीक है। बट जो एपेलेट बॉडी का यहां पर डिसीजन रहेगा वो डेफिनेटली यहां बाइंडिंग देखने को मिलेगा। अब यदि कोई भी मेंबर देश इस पर्टिकुलर डिसीजन को भी नहीं मानता, बाइंडिंग नेचर का बट नहीं मानता, तो यहां पर क्या वो मेंबरशिप लूज कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पनिशमेंट यहां पर नहीं रखी गई है। तो काफी हद तक आपको पता लग गया होगा कि करेक्ट आंसर यहां पर क्या है। सी ऑप्शन आपकी करेक्ट है कि इस प्रकार की मेंबरशिप मेंबर स्टेट लूज नहीं करता अगर वो WTO के एपेलेट बॉडी के निर्णय नहीं मानता। तो अब इंडिया के कंटेक्स्ट में यहां पर क्या हुआ, इंडिया के अगेंस्ट यहां पर DSB ने तो निर्णय सुना दिया। अब इंडिया ने अपनी अपील कहां रखी है, एपेलेट बॉडी ऑफ द WTO। बट एपेलेट बॉडी ऑफ द WTO अभी वैसे ही बहुत पेंडिंग स्टेट में चल रही है, तो पता नहीं अब कब इनका बैठेगी ये पूरी सभा, कब इसके ऊपर निर्णय यहां पर सुनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी कहानी जिस तरीके से WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म यहां पर काम करता है, ठीक है। तो वही इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दी गई है, उस हिसाब से सी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया करेक्ट ऑप्शन है। वही बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दी गई है कि क्या टाइम पीरियड है जिसके हिसाब से यहां पर पार्टीज को एक्ट करना है, ठीक है। और वही लास्ट में आपको मेंशन किया गया कि यदि ये जो बाइंडिंग नेचर के ऑर्डर्स हैं WTO के एपेलेट बॉडी की, ये अगर मेंबर स्टेट फॉलो नहीं करते तो सिंपल सी बात क्या है कि जो दूसरी पार्टी रहेगी दे आर अलाउड टू टेक सच काइंड ऑफ रिटेलिटरी मेजर्स। कि मान लीजिए अब ताइवान से कोई सामान इंडिया में आ रहा है, जापान से इंडिया में कोई सामान आ रहा है, ठीक है, इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट वहां पर निर्णय सुना दिया गया, WTO के एपेलेट बॉडी ने भी वहां पर निर्णय सुना दिया कि नहीं इंडिया आप यहां पर गलत कर रहे हो। इंडिया फिर भी नहीं मानता, तो उस केस में जापान भी इंडिया के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है। इस तरीके के रिटेलिटरी मेजर्स वहां पर लिए जा सकते हैं, बट और कोई पनिशमेंट यहां पर नहीं रखी गई है, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, तो पूछा जा रहा है आपसे किन 4 ऑर्गेनाइजेशंस में से किसके द्वारा स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म मैट्रिक्स यहां पर प्रिपेयर किए गए हैं एनुअल रिपोर्टिंग ऑफ कंपनीज के लिए, कि कंपनीज जो अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है कि हमारे द्वारा क्या क्या चीजें यहां पर की गई, तो उस केस में किसके द्वारा ये स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म के मैट्रिक्स यहां पर तैयार किए गए, फॉर्मेट यहां पर तैयार किया गया कि इस तरीके से भी एनुअल रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं। सबसे पहले कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, सेकंड में कह रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, थर्ड में कह रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड फोर्थ में कहा जा रहा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए।
तो देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ना ये पता होना जरूरी है कि भाई स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म होता क्या चीज है, तब थोड़ा सा हम शायद अपने आंसर तक पहुंच भी पाए। तो देखिए, आपने शेयर होल्डर कैपिटलिज्म के बारे में जरूर सुना होगा कि भाई सिंपल सी कंपनी है, वो यहां पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, और कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो उस प्रॉफिट को यहां पर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बट यहां पर स्टेक होल्डर के बारे में बात की जा रही है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किए जाएं, ना कि सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के साथ। कि जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर डेफिनेटली द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बट यहां पर सोसाइटी को भी इंक्लूड कीजिए। सोसाइटी भी तो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है उस कंपनी की ग्रोथ के लिए, तो आपको उसे भी इंक्लूड करना है और सोसाइटी के ऊपर भी यहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट सोसाइटी के साथ भी यहां पर शेयर करने हैं, ताकि उस प्रकार की सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पर की जा सके, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसकी जो शुरुआत है बहुत पहले से हो रखी थी, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बहुत पुश दे रही है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, रिलायंस इंडिया होगी, उसके अलावा आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ये सभी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के फिनोमिना को यहां पर अडॉप्ट कर रही हैं, अपनी एनुअल रिपोर्टिंग यहां पर तैयार कर रही हैं, ताकि उस प्रकार से ये बता सके कि जी हां, इनके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टारगेट किया जा रहा है, उसकी ओर ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल आंसर यहां पर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो तीनों तरीके के जो कैपिटलिज्म है, तीनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस यहां पर दे दिया गया। स्टेट कैपिटलिज्म आपने शायद डेफिनेटली पढ़ा होगा, ये बेसिक सा जो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए वो ये है शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म के बीच में, कि यहां पर जो आपके की स्टेक होल्डर्स हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर में कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, यहां पर सभी स्टेक होल्डर्स इंक्लूड किए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, वो क्या है कि वे प्रॉफिट्स यहां पर बढ़ाने, बट स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म में हमें यहां पर वेलबींग ऑफ द पीपल भी इंप्रूव करना है, प्लैनेट को भी यहां पर प्रोटेक्ट करके रखना है। वहीं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर आपका शेयर होल्डर कैपिटलिज्म काम करेगा, स्टेक होल्डर का लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर काम किया जाएगा, या ESG मेजर्स यहां पर लिए जाएंगे, एनवायरमेंटल, सोशल एज वेल एज जो आपके गुड गवर्नेंस वाले मेजर्स हैं। मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा शेयर होल्डर कैपिटलिज्म की बात की गई थी, क्लॉस शॉप द्वारा यहां पर स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक मीट्रिक सिस्टम भी इसका तैयार किया है, जिसके हिसाब से यहां पर कंपनीज को बोला गया है कि भाई आप खुद की जो एनुअल रिपोर्टिंग यहां पर कर रहे हैं, इस मीट्रिक सिस्टम को फॉलो कीजिए। इस सिस्टम को फॉलो करके आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली आप किस प्रकार की लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन यहां पर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज इसे अडॉप्ट भी यहां पर कर रही हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 सवाल। डेफिनेटली बीच बीच में आपके कुछ, जैसे आपका वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट हो गया, वो आपको डेफिनेटली आपके लिए होमवर्क है, आप पढ़ के आएंगे, उसे अच्छे से समझेंगे एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे यहाँ पर यही है टुवर्ड्स द एंड, जो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन भी करना है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो जरूर इसके बारे में पढ़िएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो IMF के फाइनेंसिंग टूल्स हैं, ठीक है, उनको भी एक बार डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। चलिए, तो आई होप पूरी कहानी आज की समझ में आ गई हो। जो भी स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहां पर हम दिन के 5 सवाल डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली टेस्ट किया जा सके और उसे आप इंप्रूव कर सकें। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।